नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के तीसरे लेक्चर में, जो कि आज हम शुरू कर रहे हैं अपने तीसरे लेक्चर को चार्ल्स लॉ से। ठीक है ना। चार्ल्स लॉ बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स। उन्होंने ये लॉ दिया और ये लॉ बेसिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट मास। ठीक है, तो ध्यान रखना कि चार्ल्स ने बेसिकली क्या किया। चार्ल्स ने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक लॉ बनाया। अब इस लॉ के बारे में अगर हम ध्यान रखें तो इस लॉ को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में पहले जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चार्ल्स ने बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों को कांस्टेंट किया। पहला मास ऑफ द गैस और दूसरा जो हमारा प्रेशर है। ठीक है ना, तो बेसिकली कंटेनर के प्रेशर को चेंज नहीं होने देना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि मास ऑफ द गैस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बढ़ने या घटने नहीं चाहिए कंटेनर से। अगली बात अगर हम करें तो इन्होंने जो लॉ दिया उसमें इन्होंने दो डिफिनीशंस दी। पहली डिफिनीशन क्या कहती है, पहली डिफिनीशन ये कहती है कि अगर कोई गिवन मास ऑफ द गैस है आपका और उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। या तो हम टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, या तो टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो हर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज पे जो वॉल्यूम है वो भी घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे वो क्या है, वो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि हर डिग्री के इंक्रीज पे जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से घटेगा या बढ़ेगा। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी वॉल्यूम गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जो भी वॉल्यूम गैस का किस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज दिखाते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स जो है वॉल्यूम आपका गैस का इंक्रीज कर जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा हूँ कि अगर गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ेगा हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज पे, और कितना बढ़ेगा, जो वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सपोज करते हैं कि अगर 1 डिग्री फॉल होता है तो क्या होता है, 1 डिग्री फॉल होने पे भी सेम ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा गैस का होगा वही वॉल्यूम कम होगा। अब की बार कम कितना होगा, वही होगा 1/273 टाइम्स आपका वो वॉल्यूम गिर जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है उसको T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, T डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब मान लेते हैं पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ऐसे केस में जो राइज इन टेम्परेचर है वो बेसिकली कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे केस में जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस T टाइम्स 1/273 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है हमारा उसको कितना इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर T बढ़ जाता है तो इंक्रीज कितना करेगा, इंक्रीज करेगा जितना टेम्परेचर में इंक्रीज आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे V0/273 से। V0 यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक नया फैक्टर आ गया, वो आ गया 273 का। और बच्चों को छोटे समय से ही क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जा रहा है लगातार कि केल्विन स्केल क्या होती है। ठीक है ना, तो केल्विन स्केल की जो उत्पत्ति है, जो बेसिकली केल्विन स्केल हमारे आसपास आज हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर को कैसे हम क्या कर सकते हैं, सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी केल्विन स्केल है वो बेसिकली इसी लॉ के ही वजह से आई थी। ठीक है, केल्विन स्केल का बेसिकली जो बेसिक जो फॉर्म है या जो बेसिक जो है ढांचा है हमारा वो यहीं से आया है। और इसी वजह से हम जानते हैं कि अगर किसी भी टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में दिया गया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है हमको केल्विन स्केल में, तो हमको उसमें 273.15 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो ऐड करना पड़ता है। नॉर्मल केसेस में हम 273 ऐड करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो इस जो है डिफिनीशन से हमको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम हमारे गैस का क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। वहीं अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो उसी रेशियो में वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, हमने बताया ना कि V0/273 टाइम्स घट जाएगा या V0/273 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं, ऐसे केस में हम कह सकते हैं बच्चा कि जो वॉल्यूम है वो हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। ठीक है ना,
किस पे? जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो। तो जो दूसरी डिफिनीशन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस provided the pressure is constant, volume of the gas is directly proportional to its temperature। ठीक है, V is directly proportional to T। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में ध्यान दें तो देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम का ग्राफ बना दिया है, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। और यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ जो हम देखेंगे, क्योंकि दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो ऐसे केस में हमको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी और ये शो करेगी कि बेसिकली जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे की बात करते हैं तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास जो हमारा सिस्टम है, बेसिकली जो कंटेनर है उसको हम एक सिस्टम के जैसे मानते हैं। तो हम अगर ये मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम अगर टाइम t इक्वल टू टी सेकेंड पे, ठीक है, उसका जो प्रेशर था वो P था, ठीक है, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। अब देखो यहाँ पे बेटा मैंने एक चीज़ जो है आपसे बोली कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो दोनों ही केसेस में इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों में ही जो प्रेशर होगा हमारा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो ऐसे केस में अगर हम मान लेते हैं कि प्रेशर क्या था? P था, वॉल्यूम V1 था, ठीक है, या VI भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप क्या एब्रीविएशन यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। और टेम्परेचर कितना था? T1 था। तो ऐसे केस में जब फाइनल स्टेट आती है तो हम मान लेते हैं कि प्रेशर हमारा अभी भी क्या रहेगा? P रहेगा, क्योंकि हमको प्रेशर को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो ऐसे केस में प्रेशर P ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया है, वॉल्यूम बन गया है V2 और टेम्परेचर हो गया है चेंज होकर के T2। तो ऐसे केस में हमने क्योंकि देखा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि V अपॉन T विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं? कैसे आया ये चीज़? ये चीज़ ऐसे आया कि जब इक्वल टू लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और जब T को हम इधर लेके जाएंगे तो हम ऐसे केस में देख रहे हैं कि V अपॉन T यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आपका क्या आने वाला है? कांस्टेंट ही आने वाला है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेट में सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा, अगर हम उसको टेम्परेचर से डिवीज़न करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो फाइनल स्टेट के वॉल्यूम और टेम्परेचर के डिवीज़न के बराबर ही आने वाली है। इस फॉर्मूले पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके बुक में। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस जो है फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगली बात मैं करता हूँ। तो अगली बात अगर हम करें तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को हमने किस तरीके से डिनोट किया है? डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में डिनोट किया है। और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम जो हमारा हमने डेसीमीटर क्यूब में ले रखा है, ठीक है, इसके टर्म में अगर हम इस तरीके से गैस के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा गैस का ग्राफ है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से हमको ये ग्राफ देखने को मिलता है। अब इस ग्राफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि जब हम इस ग्राफ को आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, वॉल्यूम गिरता जाएगा, वॉल्यूम गिरता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हमारा जीरो दिखाना शुरू कर देगा, या बेसिकली वो टेम्परेचर ऐसा होगा कि जहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन बेटा कोई भी अगर हमारे पास मैटर है तो कभी भी उसका वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उस मैटर की बेसिक डिफिनीशन ही क्या कहलाती है कि एनीथिंग अराउंड अस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो जो भी सबस्टेंस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसका वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, -273 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है, -273 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जाने के बाद किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाने वाला है? जीरो हो जाने वाला है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो आप देखो इस फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हो। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में पुट करते जैसे रहे थे कि हम जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस पे, उस पर चेक कर लेते हैं कि गैस का वॉल्यूम क्या होने वाला है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है? VT इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273 मल्टीप्लाइड बाई V0। तो ऐसे केस में अगर हम लिखना चाहें वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं किस टेम्परेचर पे? -273 डिग्री सेल्सियस पे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो V0 है, और जो हमारा टेम्परेचर है वो -273 है, डिवाइडेड बाई हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई V0। तो ऐसे केस में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली V0 माइनस V0 यानी जीरो के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन
कोई एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होगा जहाँ पे गैस का वॉल्यूम आपको क्या दिखाना शुरू होगा, 0 दिखाना शुरू करेगा। और ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे या इस टेम्परेचर पे कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है। अगली बात कर लेते हैं बेटा। अगली बात ये है कि ये जो भी हमने ग्राफ बनाया हुआ है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें हम अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं प्रेशर की वैल्यू चेंज करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, उसका जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा। और ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी लाइन्स हम बना रहे हैं या जो भी हम कर्व्स बना रहे हैं, ये बेसिकली किस जो है कंडीशन पे बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी वजह से इन लाइन्स या इन कर्व्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात की अगर हम बात करें तो अगली चीज़ जो हमको समझनी है वो है बेसिकली कि हमको रिलेशन निकालना है किसके बीच में, रिलेशन निकालना है डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में। किसके बीच में, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ किस तरीके से हम जो है इस्तेमाल करेंगे चार्ल्स लॉ का, और हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकालेंगे। आइए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम बेसिकली कहते हैं ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हो जाएगा रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। आप सभी को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सबको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर हम मान लेते हैं कि एट इनिशियल स्टेट मान लेते हैं सबस्टांस की डेंसिटी क्या है, D1 है। तो आपको पता है कि हमने इस लॉ में जो है दो चीज़ें कांस्टेंट की थी, पहला प्रेशर और दूसरा मास ऑफ द गैस। तो ऐसे केस में मास गैस का हमको m मान लिया हमने, और ये हो जाएगा D1 इज इक्वल टू m अपॉन V1। क्लियर है, क्योंकि मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये चेंज होगा नहीं, ठीक है। फाइनल स्टेट पे अगर हम बात करें तो फाइनल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे केस में D2 विल बी इक्वल टू m अपॉन V2। m क्यों रखा हमने, फिर से वही बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा मास है वो बेसिकली क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, V1 विल बी इक्वल टू m अपॉन D1। और यहाँ से अगर हम V2 की वैल्यू निकालना चाहें, दिस विल बी बिकम्स m अपॉन D2। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। एक रिलेशन हमने निकाला था V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो V1 और V2 की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम वैल्यूज़ लेते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा m अपॉन D1, ठीक है। ये हमारी हो गई V1 की वैल्यू डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल टू m अपॉन D2 डिवाइडेड बाई T2। m से m कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ऐसे केस में आ जाएगा 1 अपॉन D1 मल्टीप्लाइड बाई T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन D2 मल्टीप्लाइड बाई T2। रेसिप्रोकल करते हैं तो ऐसे केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो डेंसिटी इनटू टेम्परेचर या डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर इनिशियल स्टेट में आ रही है गैस की, वही आएगी आपकी फाइनल स्टेट में। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फॉर्मूला बना D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आई कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारी डेंसिटी है वो टेम्परेचर के क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि कांस्टेंट प्रेशर पे चार्ल्स लॉ ने हमको दो चीज़ें बताई। पहला, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के, और जो डेंसिटी हो जाएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर की, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। अगली बात अगर हम करें तो अगली बात है हमको सिग्निफिकेंस पढ़ना है कि सिग्निफिकेंस क्या है चार्ल्स लॉ का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसे केस में उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। अब बहुत सारे हमारे आसपास के फिनोमिनाज अगर हम देखेंगे तो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जैसे कि हॉट एयर बैलून का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं कि एक बैलून के अंदर इस तरीके से एयर को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं। तो बेसिकली जब हम एयर को गर्म करेंगे या उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी एयर लाइटर होती जाएगी। लाइटर होने का मतलब क्या है, हल्की होती जाएगी। और इसी वजह से जो हमारा हॉट एयर बैलून है वो इस तरीके से राइज करता है या ऊपर की तरफ
बढ़ता है। तो ये आपका चार्ल्स लॉ हो गया। मेन बातों को फिर से बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। पहला, चार्ल्स ने जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया वो बेसिकली किसके बीच में किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में किया। कांस्टेंट किन किन चीज़ों को रखा, कांस्टेंट रखा प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स या मास ऑफ द गैस को, ठीक है। कहा उन्होंने ये कि जो वॉल्यूम है वो हर डिग्री सेल्सियस राइज या हर डिग्री सेल्सियस फॉल पे कुछ 1/273 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से हमको ये समझ में आई कि जो हमारा चार्ल्स लॉ है वो बेसिकली ये बताता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा, या कैसा कह सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम गैस का बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ हमने क्या बताई कि अगर हम मान लें कि इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम है वो V1 है, फाइनल स्टेट पे जो वॉल्यूम है वो V2 है, इनिशियल स्टेट पे जो टेम्परेचर है वो T1 है, फाइनल स्टेट पे जो टेम्परेचर है वो T2 है, तो ऐसे केस में रिलेशन आया V1/T1 विल बी इक्वल टू V2/T2। हमने एक कॉन्सेप्ट और बताया एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, और हमने ये बोला कि -273 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इस फॉर्मूले में जैसे ही -273 डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे जो हमारी गैस का वॉल्यूम आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और किसी भी सबस्टांस का, किसी भी मैटर का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगली चीज़ जो हमने बताई वो क्या बताई कि जो हम ग्राफ बनाते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का, उस ग्राफ में अगर हम बात करें तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया गया है तो एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी, और इस केस में हम ये कहते हैं कि जो हमारा ग्राफ है उसके अंदर जो भी लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं वो आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स क्यों है बेटा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इतनी सारी बात हमने की, लास्ट में हमने रिलेशन निकाला डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, जो कि हम आपके सामने है, निकल के आया D1/T1 इज इक्वल टू D2/T2, सॉरी D1 इंटू T1 इज इक्वल टू D2 इंटू T2, ठीक है। वॉल्यूम का रिलेशन होगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अगली चीज़ अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ का। सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इसी सब फिनोमिना पे हमारा हॉट एयर बैलून या और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट लॉ जो हमारा है वो है गे-लुसाइक्स लॉ, ठीक है ना। अब यहाँ अगर हम गे-लुसाइक्स लॉ की बात करें तो गे-लुसाइक्स लॉ बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आपको बताएगा। अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है तो कांस्टेंट क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लॉ बहुत ही सिंपल सा है और एकदम बेसिक लॉ है। लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, अगर हम गैस के वॉल्यूम को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का मतलब कि अगर गैस का मास फिक्स रखते हैं और वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, वॉल्यूम को घटने या बढ़ने नहीं देते हैं, तो ऐसे केस में जो प्रेशर है गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे प्रेशर उसी रेशियो में क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। प्रेशर कम करोगे तो उसी केस में जो है टेम्परेचर भी सबस्टांस का गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली लॉ जो है ये भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि जो लॉ है वो बेसिकली बिल्कुल सेम है जिस तरीके से आप और लॉस को अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा करके इक्वल टू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, और ऐसे केस में प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, ठीक है। वही रिलेशन बनाते, रिलेशन किस तरीके से बनेगा, मान लेते हैं इनिशियल स्टेट पे जो प्रेशर है वो बेसिकली P1 है, जैसे कि हमने मान लिया कि PI इज इक्वल टू P1। टेम्परेचर जो इनिशियल स्टेट पे है वो क्या है, T1 है, ठीक है। और वॉल्यूम क्योंकि हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो इसलिए इनिशियल स्टेट पे उसको हमने V ही माना है। इसी तरीके से फाइनल स्टेट पे जो प्रेशर है वो क्या है, P2 है, वॉल्यूम क्या है, V है। फिर से ध्यान रखना वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और टेम्परेचर जो फाइनल स्टेट पे है वो है T2। तो ऐसे केस में अगर इस रिलेशन के हिसाब से हम देखें तो ऐसे केस में P1/T1 कांस्टेंट के बराबर आएगा और P2/T2 भी किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट के बराबर आएगा। ऐसे केस में रिलेशन आ जाएगा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। आइए प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा। तो अगर हम बात करें तो देखो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको पता है कि जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें हमको स्ट्रेट लाइन्स देखने को मिलेगी, ठीक है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि वॉल्यूम को हमने पहले V1 रखा हुआ था, मैंने V1 वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाया था, तो ऐसे केस में ये लाइन मिली, V2 के लिए ये मिल गई, V3 के लिए ये मिल गई। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो V1 वॉल्यूम है वो सबसे कम है, ठीक है। V2 उससे ज़्यादा किया हमने, वो V3 सबसे ज़्यादा किया। कहने का मतलब कम वॉल्यूम अगर होगा गैस का तो जो लाइन होगी या जो ग्राफ होगा वो आपको प्रेशर के
कोऑर्डिनेट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखेगा, यानी उसका स्लोप प्रेशर की तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है कि नहीं। आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्लॉट है ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि प्रेशर जो है टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्योंकि यहाँ पे सारी लाइंस जो बनाई गई हैं, जितने भी ग्राफ्स बनाए गए हैं, ये सारे के सारे ग्राफ किस पे बनाए गए हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बनाए गए हैं। और ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं आइसोकोर्स। क्या बोलते हैं, आइसोकोर्स। तो आपको अभी तक 3 तरीके की लाइंस पढ़ाई गई। पहला आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्लॉट जो है अदर वैल्यूज़ के बीच में बनाया जाए, तो जो भी लाइंस बनेगी उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा और अदर 2 वैल्यूज़ के बीच में, जैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा, तो ऐसे केस में वो कहलाएगा आइसोबार। और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो है ग्राफ बनाया गया, तो जो लाइन्स बनेंगी, जो कर्व्स बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे आइसोकोर। तो चलिए अगले लॉ के ऊपर हम चलते हैं, जो कि हमारा है एवोगैड्रोस लॉ। अब अगर एवोगैड्रोस लॉ की अगर मैं बात करूं तो इसको हमने यूनिट 1 में पहले ही पढ़ लिया है। यूनिट 1 कौन सी थी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, वहाँ पे हमने इस लॉ को पहले से पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो हमारा लॉ है ये बेसिकली वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशनशिप है। किसका रिलेशनशिप है, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस का। कहने का मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ को कांस्टेंट किया जाएगा, जो कि हैं प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है। अगर लॉ की बात करें तो लॉ की जो डेफिनेशन है बड़ी सिंपल सी है और ये बहुत ही आसान सा लॉ है। कहता क्या है, कहता है कि अगर हर गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लिया जाए, अगर सारे गैसेस का क्या किया जाए, इक्वल वॉल्यूम लिया जाए, और ऐसे केस में जो प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन है उनको क्या कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए। अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन को सेम किया जाए और इक्वल वॉल्यूम लिया जाए गैसेस का, तो ऐसे केस में फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स के। या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा गैस का वॉल्यूम है वो फिक्स हो जाता है फॉर, अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गैस के सेम है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारी हर किसी भी गैस का, जैसे अगर हम मान लेते हैं H2 है, O2 है, N2 है, या कोई हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है जैसे कि CO2 है, NO2 है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी गैसेस का जो है, जो प्रेशर अगर टेम्परेचर अगर हम दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो हमारा वॉल्यूम होगा वो फॉर अ गिवन वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और यहाँ से हमारा जो रिलेशन आता है वो आता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो ऐसे केस में जो हमारा इक्वल टू आता है, जो कांस्टेंट आता है, उसको हम K कहते हैं। और ये जो K है हमारा, इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपने बहुत समय पहले भी पढ़ ली है, क्लास 9th में भी आपको बताई गई थी, जो कि वैल्यू है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पे एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो लॉ जो है बेसिकली किन के बीच में, वॉल्यूम और अमाउंट की रिलेशनशिप है ये। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देने पे अगर गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लिया जाएगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपको सेम देखने को मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ आगे की बात करें तो इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है मोलर वॉल्यूम का। ठीक है ना, तो अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करें तो मोलर वॉल्यूम का कहने का मतलब क्या है, मोलर वॉल्यूम का कहने का मतलब ये है कि कोई भी गैस अगर हमने कितनी ले ली है, 1 मोल ले ली है, कितनी ले ली है, 1 मोल ले ली है, तो ऐसे केस में जो उसका वॉल्यूम होगा वही कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की अगर हम बात करें, अगर उस पर हम गैस का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। गैस कोई किसी भी हो, गैस से मतलब नहीं है, टाइप ऑफ गैस से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या, गैस कोई भी होगी, अगर प्रेशर और टेम्परेचर हमने सेम कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, तो ऐसे केस में जो वॉल्यूम होगा गैस का वो कितना आएगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आपको एक नई जो है चीज़ भी बताऊंगा आज मैं। तो अगर टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, कहने का मतलब 273 केल्विन कर दिया है, प्रेशर को 1 atm कर दिया, 1 atm, atm का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है कि नहीं, तो ध्यान रखना कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, तो ध्यान रखना ये रिलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 0.9847 atm इज इक्वल टू 1 बार। तो इस कंडीशन पे अगर हम बात करें तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो लगभग 22.4 लीटर के बराबर होगा। लेकिन अगर कंडीशन में हल्का सा चेंज कर देते हैं, माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करता हूँ मैं, अगर हम कंडीशन कर देते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, कहने का मतलब ये है कि कंडीशन में हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे हमने कितना प्रेशर लिया था, 0.9847 atm कितने के बराबर था, 1 बार के बराबर था, और यहाँ पे हमने 1 atm प्रेशर लिया था। वही अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें, कितना ले लें, 1 बार के बराबर ले लें, जो कि 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है ना, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आपको
अपनी कंडीशन के हिसाब से प्रेशर की यूनिट्स को चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो प्रेशर को अगर हमने क्या कर लिया 1 बार ले लिया, तो ऐसे केस में टेम्परेचर हमने ले लिया 273.15, करने को एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूँ जो स्केल पे आता है। तो ऐसे केस में जो गैस का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 22.7 लीटर। कहने का मतलब इस कंडीशन पे कोई भी गैस हो, चाहे हम कोई भी गैस लेते हैं, जैसे कि हम CO2 ले रहे हैं, NO2 ले रहे हैं, H2 ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, अगर कंडीशन हमने सेम रखी है तो जो वॉल्यूम गैस का आएगा वो 22.7 लीटर ही आएगा। कुछ थोड़ा बहुत माइन्यूट ऊपर नीचे का डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे किसी का 22.74 आता है, किसी का 22.73 आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको पता होना। तो ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने सारे लॉस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। हमको जितने भी लॉस पढ़ने थे, 1-2 लॉ और भी हैं, लेकिन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो मेन लॉस थे, जो हमको आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में जानने थे, वो हमने पढ़ ली, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है ना। गेल-लुसाक्स लॉ भी हमने पढ़ा, लेकिन उसका इस्तेमाल हम इस जो है डेरिवेशन में नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको उसका जो है इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। वहीं अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा कि अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और एवोगाड्रोस लॉ ने कहा कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं तो ऐसे केस में वॉल्यूम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों रिलेशन बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। और अगर इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन करें, यानी हम आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ जो हमारा है वो बेसिकली कम्बिनेशन है ऑल 3 लॉज, ठीक है। इन तीनों लॉज का क्या है, कम्बिनेशन है। और आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस वो गैस है जो इन तीनों लॉज को हर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की कंडीशन पे क्या करती हो, फॉलो करती हो, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगी, आइडियल गैस कहलाएगी। तो चलो भाई, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर इन तीनों इक्वेशन को कॉपी करते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा V इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिवाइडेड बाई प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तीनों रिलेशन को हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, कंबाइन कर दिया है। और कंबाइन करने के बाद अगर हम इस P को V के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसे केस में PV इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा N इंटू T, क्लियर है। अब अगर PV इज प्रोपोर्शनल टू N इंटू T आया, फिर हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि आ जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। इसके बारे में बाद में बात करूंगे बेटा हम, ये पहले इस लॉ को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो लॉ क्या कहता है, लॉ हमारा जो आ गया वहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो आया वो आया PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं PV डिवाइडेड बाई T विल बी इक्वल टू N इंटू R, ये भी इक्वेशन आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर करते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि कांस्टेंट आएगा, क्योंकि जो मास ऑफ द गैस है यानी नंबर ऑफ मास मोल्स ऑफ द गैस है वो हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पहले से ही एक कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी, कांस्टेंट ही आने वाली है। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल स्टेट की बात करूँ तो अगर इनिशियल स्टेट पे जो हमारा प्रेशर था वो P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, तो ऐसे केस में P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 अगर हम करते हैं तो वैल्यू कितने के बराबर आती, N इंटू R के बराबर ही आनी चाहिए लॉ के हिसाब से। और अगर हम करते हैं P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 तो भी वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए, N इंटू R के बराबर आनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ से एक और फार्मूला निकालते हैं जो कि फार्मूला कहता है P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ध्यान रखना है, जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है या जो आइडियल गैस का लॉ है इसे हम कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। और इस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू NRT के इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन आइडियल गैस इक्वेशन तो कैसे डिफाइन करोगे, तो आप कहोगे ऐसा इक्वेशन जो बेसिकली साइमल्टेनियस इफेक्ट दे किसका, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का
किसके ऊपर, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का ऊपर, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखी है, क्या लिखा है, द इक्वेशन विच गिव्स साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर और ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे आर जो है, ये आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना आर की जो वैल्यू होती है किस तरीके से चेंज होती है, क्या क्या वैल्यूज होती हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो अगला रिलेशन हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं डेंसिटी और मोलर मास के बीच में। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस या बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। और इस फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू nRT, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं n के जगह पे गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। PV इज इक्वल टू आ जाएगा W/m/R इंटू T। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से V को जो है क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा डिवीजन में, और ये आ जाएगा W इंटू RT डिवाइडेड बाई M इंटू V। अब आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे हम मास को W से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम W/V लिखते हैं। तो ऐसे केस में देखो यहाँ पे W आ गया, यहाँ पे V आ गया, तो W/V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, W/V की जगह हम पुट कर सकते हैं D यानी डेंसिटी। तो ऐसे केस में जो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू DRT डिवाइडेड बाई M। M यहाँ पे क्या है, M यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, जो कि कांस्टेंट होगा। अगर गैस की बात करेंगे तो किसी भी गैस के लिए मॉलिक्यूलर मास उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हमने इसको यहाँ ले लिया, और ऐसे केस में हम लिख सकते हैं DRT/P इज इक्वल टू M। DRT/P इज इक्वल टू M। क्लियर बात समझ में आई। अब ध्यान रखना, क्योंकि R और M दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं, क्योंकि R और M, ध्यान रखना R क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और M क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर मास है। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई D1 मल्टीप्लाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई D2 मल्टीप्लाइड बाई T2। ध्यान रखना, तो ये आपका रिलेशन है। इस रिलेशन पे भी बहुत न्यूमेरिकल आएंगे, आपके इस रिलेशन पे भी बहुत न्यूमेरिकल आएंगे। P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। और आइडियल गैस वो गैस होगी जो इन सारे लॉस को, कहने का मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को किसी भी कंडीशन पे, किसी भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या करेगी, फॉलो करेगी। क्लियर बात है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जान लीजिए, वो ये है कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी गैस नहीं होगी जो हर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे किसको फॉलो करे, सारे लॉस को फॉलो करे या आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। तो हम बेसिकली कहते हैं कि ऐसी गैसेस जो हर कंसंट्रेशन या हर जो है स्टेट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को फॉलो नहीं करती हैं, ऐसी गैसेस कहलाती हैं रियल गैसेस। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत ही जल्दी इसका लेकर के आएंगे, जिसमें हम आगे बात करेंगे हमारी सबसे पहले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में, उसके बाद रियल गैस के बारे में, वंडर वॉल इक्वेशन, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूलर स्पीड्स, एवरेज स्पीड्स, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, और इस चैप्टर को जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करते जाएंगे।